अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद रियासत और हुकूमत आइंदा के लाए अमल पर गौर कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजावीज़ सामने आ रही हैं। इस हवाले से आज कोयटा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए APC बुलाने का ऐलान करते हुए कहा कि पूरे मुल्क की सियासी क़यादत साथ बैठे और इत्तफाक़ राय पैदा करे। 339 हमारे पाकिस्तानी उनको छुड़ाया गया वहाँ से जो जरगमाल थे, और 33 दहशतगर्द उनको जहन्नम रसीद किया गया। खुदा न खास्ता पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना है। दोबारा इस नासूर ने सर क्यों उठाया? एक ऐसा तबका मुल्क के अंदर जब से ये वाकया हुआ, उससे पहले भी कोई मौका नहीं जाने देते। जिस तरह की गुफ्तगू की गई, वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। ये किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि जो लोग, जो हमारे जवान जो सरहदों पर जाकर दुश्मन को उड़ाएं और खुद गोली खाकर अल्लाह को प्यारे हो जाएं, उनके खिलाफ हम जहरीला प्रोपेगेंडा करें। दिस इज not acceptable, this will not be tolerated and we will not tolerate it इंशाअल्लाह। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, हम अपनी आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। हम अपनी अपनी सियासत करते रहेंगे, लेकिन इस एक मामले के ऊपर कि मुल्क को खवारिज से और इस फितने से और इस दहशतगर्दी से बचाने के लिए हमें यकजहां दो कारब होना होगा। उसके लिए मैं इंशाअल्लाह मशवरे के साथ एक मीटिंग भी बुलाऊंगा। पूरी तैयारी के साथ मिलकर इसको हम शिकस्त देंगे। वो हम बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम APC भी करेंगे, उसमें बात करेंगे। इसके अलावा आज कौमी असम्बली के इजलास में भी जाफर एक्सप्रेस हमले के हवाले से मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के अज़म का अदा किया गया, जबकि ऐवान में दहशतगर्दी के मामले पर बहस के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर कड़ी तनकीद करते नजर आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले को PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जिस तरह पेश किया, बस वो सारी कौम ने पढ़ा है। ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। पिछले 3 दिन से जाफर एक्सप्रेस वाकया जो ट्रेजेडी थी, वो जिस तरह अनफोल्ड हुई और जिस तरह हमारी अफवाज ने इस क्राइसिस को एग्रीवेट होने से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज़ हो सकती थी। मुसाफिरों को सूबाई ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर जिस तरह वो अलहदा किया गया, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। ऑर्डर इन द हाउस। वो जो मर्जी बात चाहे, जो एक्सपंज करना होगा मैं करूंगा, आप नहीं डिक्टेट कर सकते। जी ख्वाहिश तो उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पे है, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा। झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। मेरी दरखास्त है अपोजिशन बेंचों से कि पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ें, एक शख्स के इक्तदार की जंग न लड़ें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने भी असेंबली में बात की और ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया। डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो कोई भी बात करेगा, वाकयात है उसकी डिटेल बताएगा और पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे PTI सवार है, सोशल मीडिया सवार है। आप सुना दे इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि आज बताते कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। मेरा मुतालिबा है कि सबसे पहले इस किस्म की सूरत हाल के लिए जरूरत इस बात की है कि इसके लिए नेशनल कंसेंसस पैदा की जाए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने की तजवीज़ दी और खिताब में कहा कि तमाम सियासी जमातों के आपस में जितने भी इख्तलाफात हों, कम अज़ कम इस बात को तो माने कि दहशतगर्द हमारे दुश्मन हैं।
जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाकया हुआ जैसे APS का वाकया था, हमने अपना सियासत को एक तरफ रख के कौमी मफाद को तरजीह दी, नेशनल एक्शन प्लान को इंडोर्स किया, चारों सूबों में इनसे मुकाबला किया और पाकिस्तान से इस नेटवर्क को हम कहते थे और फख्र से कहते थे कि हमने दहशतगर्दों की बैकबोन तोड़ दी है। हम कम से कम आज ये तय कर दे कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जो कल के वाकये में मुलव्वस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलव्वस होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। अब जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दहशतगर्दी के मसले पर तमाम सियासी जमातों को साथ बिठाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं तहरीक इंसाफ भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रही है। एक तरफ आज PTI के सलमान अकरम राजा ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा है कि दहशतगर्दी के मसले पर APC बुलाई जाए और इसमें इमरान खान को भी पैरोल पर रिहा करके दावत दी जाए। हम खुद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती हैं। कल मैंने खुद ये तजवीज़ पेश की है कि PTI एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। हम बिल्कुल ये बुलाएंगे। हमारी अख्तर मेंगल साहब से बलूचिस्तान की दीगर जो जमातें हैं उनसे गुफ्तगू जारी है, सिंध की जमातों से गुफ्तगू जारी है। हम बिल्कुल यकीनन JUI से मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके जो रफ़का हैं उनसे गुफ्तगू जारी है। मसाइल दरपेश हैं जिनमें दहशतगर्दी सर फहरिस्त है, इसके हवाले से यकीनन गुफ्तगू करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अगर कोई तजावीज़ हैं, किसी तब्दीली की ज़रूरत है तो उस पर भी बात करेंगे। मेरे ज़हन में तो जो आती है, जो हमारी पार्टी ने अभी इसको फॉर्मलाइज नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि APC बुलानी चाहिए, उसमें खान साहब को भी मदऊ करना चाहिए। खान साहब इस वक्त जिस केस में अंदर है, जाहिर है वो अदालती प्रोसेस के जरिए ही बाहर आ सकते हैं। आप तब तक इसमें ताउन नहीं कर सकते हुकूमत के साथ। जो केसेस हैं वो सारे सियासी केसेस हैं, सारे मुल्क को पता है। और अगर आपकी मुल्क के जो इशू है दहशतगर्दी का, जितना अहम वो है, उसके लिए तो आप पैरोल पे भी किसी को बाहर ला सकते। मेरा ख्याल है इमरान खान को आप पैरोल पे आप उनको रिहा करें, और ये मसला बड़ा है या उनका जो सियासी केस है वो बड़ा। साथ ही आज सिक्योरिटी ज़राए से क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक किए गए दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर लाई गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 12 मार्च को क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लेस थे। कल DG ISPR ने बताया था कि क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है और 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि FC के 4 जवान भी शहीद हो गए। और आज हलाक किए गए दहशतगर्दों की तस्वीर जारी कर दी गई हैं, जिन्हें ट्रेन के आसपास देखा जा सकता है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी से मुतालिक बहस शुरू हो गई है। नेशनल एक्शन प्लान और APC की बातें हो रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो आज असेंबली में हुआ, एक दूसरे पर भरपूर तनकीद भी हुई। अब APC की बातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म भी कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुद आज APS सानहे का जिक्र किया 2014 का, जिसके बाद मुल्क की क़यादत साथ बैठी थी। उस वक्त बहुत इख्तलाफात थे, मगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान साथ बैठे, मीडिया से बात की और फिर मुल्क आगे बढ़ा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई। क्या अब ये हो सकता है या ये मुमकिन नहीं है जिस किस्म की, हालांकि दहशतगर्दी तो परवान चढ़ रही है, मगर सियासी इख्तलाफात जिस किस्म के हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने ये मसला जो है, ये टॉपिक जो है आज उठाया है। आपको याद होगा कि जब अभी लंदन का अटैक हुआ था और वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की जारियत थी, खुली जारियत थी, और जंग के दहाने पे हम पहुंच गए थे। एक मीटिंग हुई थी नेशनल असेंबली में, कमेटी रूम नंबर 2 में, जिसमें सारी असेंबली में मौजूद पार्टीज थी। जनरल बाजवा तकरीबन 1 घंटा जो है बैठे रहे इसके पास, इमरान खान के पास, कि तुम इस मीटिंग की सदारत करो, तुम वक्त के वजीर आज़म। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। मैं ये वाक़या सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि एक स्पिरिट जो है आपको पता लगे कि PTI के लीडर की अपनी ज़ात जो है कितनी इम्पोर्टेंट है, कि नेशनल क्राइसिस के जो मसले हैं वो भी पसे पुश डाल दिए जाते हैं। उसके बाद ये मामला जितने भी हुए उस दौरान जो है, मसलन ये दहशतगर्दी के ऊपर एक ब्रीफिंग दी गई नेशनल असेंबली के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ने उसको ऑर्गेनाइज किया।
पीटीआई ने ऑर्गेनाइज किया, पीटीआई की सारी लीडरशिप मौजूद थी। जनरल बाजवा, जनरल फैज ने ब्रीफिंग दी जिसमें बताया गया कि ये इनको ला के बसाया जाएगा तालिबान को और चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। इमरान खान ने बैठने से, हमारे साथ बैठने से इनकार कर दिया कि अपोजिशन बैठी हुई है, मैं नहीं बैठूँ। फिर उसके बाद जो है आज बहुत जिक्र हुआ कि कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ था। असद कैसर साहब के घर में ये पहली दफ़ा थी और हम उसमें उन मीटिंगों में शरीक होते रहे कि फ़ौज अरेंज करती थी, ISI अरेंज करती थी, वहाँ पे असेंबली में बैठी हुई पार्टियां जो हैं एक दूसरे के साथ अंदर गुफ्तगू करती थी और बाहर उनके ड्राइंग रूम के बाहर या डाइनिंग रूम के बाहर जो है ISI बैठ के हमें मॉनिटर कर रही होती थी। ये तो जमहूरियत थी इनकी। आज उसी ISI को, उसी फ़ौज को ये गाली देते हैं जिसकी सरपरस्ती में, जिसकी छतरी के नीचे बैठ के ये 4 साल हुकूमत करते रहे। फिर उनके पाँव गिर गए कि मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बना दो, तुम सारी उम्र के लिए जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाओ। मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए बताई है कि इनकी सिंसेरिटी आप देखें। उन्होंने साथ ये पख लगा दी है कि उसको पैरोल पर रिहा करके यहाँ पे लेके आओ। यहाँ भी स्पिरिट नहीं शो की उन्होंने कि ये जो मसला जो है, हमारी लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, असेंबलियों के अंदर मौजूद है, सेनेट के अंदर मौजूद है, सब जगह मौजूद है, वो पार्टिसिपेट करेगी। ये शहबाज शरीफ ने आज इनिशिएटिव लिया है, उस इनिशिएटिव का पार्ट बनने के लिए एक शर्त जो है कबल अज़ वक्त जो है वो लगा दी गई है। ये स्पिरिट जो है, देखे मैंने आज जो असेंबली में अपना कहा कि ये अपने एक शख्स के मफाद की बात ना करें, ये मुल्क के मफाद की बात करें, कौम के मफाद की बात करें। अफराद डिस्पोजेबल होते हैं, तारीख उनको डिस्पोज कर देती है, वक्त उनको डिस्पोज ऑफ कर देता है, लेकिन मुल्क और कौमें जो हैं उनको उनकी बका होती है कम से कम जब तक दुनिया रहेगी। इस फर्क को ये महसूस नहीं कर सकते। आज शेर अफजल मरवत जब बोला है, उसने बातें अच्छी की हैं, नजरियाती तौर पे मैं इख्तलाफ कर सकता हूं, कोई और इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन इनमें जुर्रत नहीं है वो जो गुफ्तगू उसने की है। उसकी सीट पे जाके ये सारी पीटीआई उसको मुबारकबाद कर देती रही, लेकिन उसके हक में एक आवाज नहीं उठी जब उसको पार्टी से निकाला गया और ख्वातीन के कहने पे निकाला गया जिनकी कोई सियासत में स्टेक ही नहीं है। उनकी जंग में जो है शेर अफजल को फारिग कर दिया गया। मैं ये सारी आवाजें कुछ जरूर उठी मगर सुना नहीं गया और शेर अफजल मरवत साहब को निकाल दिया गया। मगर ख्वाजा साहब, जो इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर आज़म का डक था, वो तो वाज़े तौर पर कहते थे कि मैंने बात ही नहीं करनी है इस अपोजिशन से, मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर बैठना ही नहीं है। वो तो वाज़े करते थे इस बात को। वो ये भी मानते थे कि एजेंसियों के जरिए मैं अपनी हुकूमत चलाता था, अपने इत्तेहादियों को लाता था। मगर अब तो आपकी हुकूमत है और इस वक्त पाकिस्तान जिस मोड़ पर खड़ा है, आप खुद कह रहे हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है जिस किस्म का हमला किया गया। वाज़े नजर आ रहा है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। जिस किस्म का यह हमला किया गया है, नजर आ रहा है कि उनका मैन पावर भी ज्यादा है, उनके पास इंटेलिजेंस सलाहियत भी ज्यादा है और जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बेहतर हो गई है। तो इस वक्त तो मिलकर अगर सर जोड़कर बैठना है तो आप इनिशिएटिव ले लीजिए। उनका जो कंडक्ट था वो था अपनी जगह पर। चले, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100%, 200% इत्तेफाक करता हूं। हम ये इनिशिएटिव लेंगे, हम उनके पास जाने को तैयार हैं कि आप आके शिरकत करें, लेकिन गैर मशरूत शिरकत होनी चाहिए। ये कौमी मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। अकेले जो है PMLN की गवर्नमेंट का या पीपल्स पार्टी का या किसी और फरीक का या किसी और फर्द का मामला नहीं है। ये कौमी मामला है, 25 करोड़ आवाम का मामला है कि अमन जो है रिस्टोर होना चाहिए और जो माशी तरक्की जो हो रही है उसके समराज जो है वो आम आदमी तक पहुँचे। मैं इस हक में हूँ कि बलूचिस्तान के, मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले 25, 30, 40, 50 साल में, उसके समराज जो है आम आदमी तक नहीं पहुंचे। ये इसकी बड़ी तारीख है, बड़ी पुरानी तारीख है। ये 50 की दहाई से ये सिलसिला शुरू हुआ। एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें बलोच जो पहाड़ों पे चले गए हुए थे लीडरान, उनको वापस बुलाया गया, अंडरस्टैंडिंग दी गई, वापस बुला के अयूब खान ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया। उस वक़्त से ये जख्म रिस है, आज तक ये उससे खून बहना जो है वो बंद नहीं हुआ। बीच में लाल आया इन क्राइसिस के अंदर, लेकिन वो क्राइसिस जो है कंप्लीटली इसलिए ख़त्म ना हुई कि उस रिसोर्सेज के ऊपर, उस सूबे के रिसोर्सेज के ऊपर पहला हक जो है, जो शुफा होता है जिसको कहते हैं हम अरबी के अंदर या लॉ के अंदर जो है, शुफा बलूचिस्तान के अवाम का है, उसकी नौजवान नस्ल का है।
उसके बाद वो मुल्क की मलकियत है उसके बाद, लेकिन पहले उसकी जो हवा, ठंडी हवा जो है जब चलेगी, अच्छी खुशगवार हवा चलेगी माशी तरक्की की, तो सबसे पहले बलूचिस्तान आवाम को लगनी चाहिए। ये एक इशू जो है जो हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो इसमें आप ये कह रहे हैं ये ऑन कार्ड्स नहीं हो सकता कि पैरोल पर रिहा करके इमरान खान साहब को साथ बिठा लिया जाए या उनका मौक़िफ़ ले लिया जाए, ये नहीं हो सकता? देखें कोई भी मशरूत पार्टिसिपेशन जो है वो कतई तौर पे, अगर आप किसी सिंसेरिटी के साथ, खुलूस के साथ, कमिटमेंट के साथ जो है अगर शामिल होना चाहते हैं किसी ऐसे प्रोसेस में जो मुल्क और कौम के लिए अच्छा हो, उसके लिए एक फ़र्द की जो है शिरकत जो है अगर उसकी पख लगा दी जाए, कंडीशन लगा दी जाए, तो जो मैंने आज असेंबली में कहा है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये इनकी बिलीफ है कि हर चीज में जो है अव्वल और आखिर। देखें, मैं मियां शहबाज शरीफ जेल में था, उसकी पार्टी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन था, उसकी पार्टी जो है थ्रू आउट पार्टिसिपेट करती रही, लेजिस्लेशन में भी, नेशनल असेंबली में भी, सूबाई असेंबली में भी, सेनेट में भी करती रही। मियां नवाज शरीफ जेल में था, जो है मरियम नवाज जेल में थी, हमारी पार्टी फंक्शन करती रही, हमने कहीं पे शराइत नहीं लाई। जो लीडरशिप बाहर थी वो पार्टिसिपेट करती रही तमाम प्रोसेसेस के अंदर। जला वतन हो गया मियां नवाज शरीफ, फिर भी उसकी पार्टी। हमने कभी नेशनल इश्यूज के ऊपर अपनी पर्सनल रिलीफ के लिए जो है मशरूत नहीं किया उसको। ये उसकी रिलीफ के लिए जो है, जो भी साहब मैं उनकी आवाज नहीं पहचान सका जो बोल रहे थे, वो उन्होंने मशरूत कर दिया। शिबली फराज साहब बुलाई नहीं गई और शर्तें पहले वो आयद कर रहे हैं। वो सिंसेरिटी जो है वो शिबली फराज साहब थे, मगर जब ये वाकया हुआ तो ख्वाजा साहब आप भी और दीगर जो हुकूमती रहनुमा थे उन्होंने फौरन पीटीआई को इस बात पर क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि देखें ये कैंपेन इन्होंने शुरू कर दिया। आपने आज असेंबली में भी जिक्र किया। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई का लिबादा पहनाकर कुछ लोगों से ट्वीट्स करवाई जाती हैं, पीटीआई लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। उन्होंने ये बात कही है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है जो हो रहा है, इसको हम पर ना थोपा जाए, लिबादा उड़ाकर इनसे ट्वीट करा दिए जाते हैं। नहीं, मैं इस बात भी अच्छा किया आपने ये सवाल। मैं आपको सुना देता हूं वैसे उन्होंने क्या कहा, ताकि आवाम भी सुन ले कि उन्होंने क्या कहा, फिर मैं आपसे जवाब ले लेता हूं। हाँ जी। पीटीआई लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। जो कौम में गम और गुस्सा है या कुछ लोग बिठाए जाते हैं, उनको पीटीआई का लिबादा उड़ाकर उनसे एक दानिस्ता मंसूबे के तहत ट्वीट्स करवाई जाती हैं या सोशल मीडिया पे पैगामात दिलवाए जाते हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। जी ख्वाजा साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उन लोगों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता। आप भी उनके नाम जानते हैं, मैं भी उनके नाम जानते हैं जो ट्वीट कर रहे हैं अमेरिका बैठ के, या बरतानिया बैठ के, यूरोप के दिमाग दूसरे। जो मैंने आज ट्वीट पढ़ा है वो इनके ऑफिशियल अकाउंट से हुआ है, वो ब्लू टिक हुआ है वो अकाउंट जो है पीटीआई इस्लामाबाद का मेन अकाउंट जो है उससे इन्होंने किया है। देखें, ये मैं आपको एक और इसमें एग्जांपल देता हूं कि इस वक्त दहशतगर्दी की शिकार जो है इस मुल्क में एक जमात जो है उसकी मिसालें मैं दे सकता हूं। जुल्फकार अली भुट्टो अदालती दहशतगर्दी का शिकार हुआ, वो फांसी लग गया। उसके बाद बेनजीर जो है दहशतगर्दी का शिकार हुई। पीपल्स पार्टी की ये तारीख जो है आप इसको इनकार तो नहीं कर सकते, ये जो है ये हमारी तारीख का हिस्सा है कि जुल्फकार अली भुट्टो अदालती दहशतगर्दी का शिकार हुआ। उसके बाद बेनजीर भुट्टो जो है दहशतगर्दी की शिकार हुई, लेकिन उसकी पार्टी ने कभी मशरूत नहीं किया इस बात के साथ। उन्होंने बावजूद इस बात के, एक महीना मेरा ख्याल है इलेक्शन पोस्टपोन हुए, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। नेशनल पॉलिटिक्स में आज भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है, वो बड़े किरदारों में है आज भी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने किसी जगह शर्त नहीं लगाई कि जी ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। वक्त ने प्रूफ कर दिया। हम लोग जो उस वक्त मुखालिफ थे, हम भी कहते हैं कि ये अदालती दहशतगर्दी थी जो भुट्टो के खिलाफ फैसला है। अब सबसे पहले पहुंचने वाले वहां पे हॉस्पिटल में मियां नवाज शरीफ थे जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई। उनका भी हक बनता है, ये तो कैद में है। अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, मैं किसी को खुदा खासा बद्दुआ नहीं देता, लेकिन अगर ये पहले ही मशरूत कर रहे हैं ये बातें, तो इससे उनकी सिंसेरिटी जो है वो साबित होती है। मैंने आपको सबसे बड़ी मिसाल दी है, पाकिस्तान की पिछले 50 साल या 45 साल की तारीख में, उस 80 की दहाई से लेके आज 2025 तक कहां मशरूत किया है पीपल्स पार्टी ने
कि हम नेशनल इश्यूज के ऊपर जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत या बेनजीर की शहादत को जो है उससे मशरूत करेंगे? स्पिरिट दिखाए ना, एक हमारी तारीख में मिसाल मौजूद है। तो खासा फिर मुझे ये बताइए कि आगे रियासत क्या तैयार है फिर इस दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए? अगर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होता तो भी, और क्या पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए हुकूमत और रियासत तैयार है? ये कौमी मसला है, इसके ऊपर तो कोई कंसेंसस नहीं भी क्रिएट किया। तो ये हमारा एज गवर्नमेंट, इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है उसका जो है एक फर्ज है कि वो इससे ओहदा बरा हो, नहीं तो हमारी इट विल बी एन अटर फेलियर। अब देखें पिछले 6, 7, 8 महीने में या 1 साल से जब से ये हुकूमतें नई इंस्टॉल हुई हैं 2024 के इलेक्शन के बाद, आप मुझे बताएं कि कहाँ केपी की हुकूमत ने दहशतगर्दी के ऊपर वफाक के साथ जो है वो कोऑपरेट किया है? कुर्रम और पारा चिनार में कहाँ अमन हुआ है? 4 महीने हो गए, इनका एक अपना MNA रोजाना एक बैनर खड़े होकर असेंबली में खड़ा होता है कि अमन कायम करो कुर्रम और पारा चिनार में। वो फाटा नहीं है, वो जम हो चुका है इलाका जो है केपी के अंदर जो है। वहां से 3 हमले 4 हमले जो है वो इसके साथ हो सकते हैं। तमाम तर सूबाई हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके इधर इस्लामाबाद में हो सकते हैं। क्या वो हमले जो है वो उसका रुख जो है अफगान सरहद की तरफ नहीं हो सकता जहां से ये सारे दहशतगर्द आ रहे हैं? वहां से क्यों नहीं हो सकता? ये इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं, पहाड़ों से ऊपर से नीचे आते हैं, वहीं से भाग के वापस जाते हैं, तो वहां क्यों नहीं होता? करें ना इस तरह। ये कमिटमेंट है, मैं आपको ये शहादतें दे रहा हूं, उनकी कमिटमेंट का लेवल जो है 0 लेवल है। उसको एक जंग लड़े, एक शख्स की जंग लड़े, अपने मफादात की जंग लड़े हैं। पाकिस्तान का मफाद जो है वो अव्वल और आखिर हमारा मगर इस जंग में वो ये भी कह रहे हैं कि जो रियासत और रियासती इदारे हैं, जो एजेंसियां हैं, उनका सारा फोकस तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करना, लोगों को गुमशुदा करने पर है, इसलिए दहशतगर्दी में इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है। वो ये इल्जाम भी लगा रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं मसाल ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। ये हम पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये शीशे में इनको अपना अक्स नजर आ रहा है, इनको जनरल फैज नजर आ जाता है, इनको बाजवा नजर आ जाता है। एक शख्स जो है कर्नल लियाकत, वो लंदन भाग गया हुआ है, वो पूरी गवर्नमेंट चला रहा था। मैं आपको बताता हूं कि स्पीकर हाउस में डाइनिंग रूम में हम भी बैठे होते थे, लेजिस्लेशन के ऊपर, तमाम मसाइल के ऊपर जो है हम बैठे होते थे। मैं उसका तस्लीम कर रहा हूं। और बाहर 2 अफसर, मैं उन अफसरों के नाम आज भी मुझे याद है, जो बाहर बैठे होते थे, जो कंडक्ट कर रहे होते थे कि भाई मीटिंग में ये फैसले होने हैं। और मेजबान जो थे वो असद कैसर साहब होते थे, और मॉनिटर जो है ये इमरान खान बैठ के कर रहे होते थे। उस वक्त इनको ये बातें याद नहीं आ रही थी, उस वक्त ISI याद नहीं आ रही थी, उस वक्त इनको एस्टेब्लिशमेंट याद नहीं आ रही थी, क्योंकि इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तानी फौज के साथ भी रिश्ता मशरूत है। को इनका साइड ले तो एस्टेब्लिशमेंट जो है, क्या बात है, वो मक्के से आई हुई है, मदीने से आई हुई है। अगर इनका साथ ना दे तो उसको गाली देंगे। नेट में जो है सोशल मीडिया जो है इस बात की आपको गवाही देगा, जिस किस्म की ये जबान इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त शहादतें हो रही हैं, रोजाना शहादतें हो रही हैं हमारे फौजी बच्चों की, जवानों की। कभी इनके जुबान से एक भी कंडेमनेशन निकली है? ट्वीट आ जाते हैं इमरान खान के, बयानात आ जाते हैं इमरान खान के, इतने लंबे लंबे खत आ जाते हैं इमरान खान के। कभी उसने दहशतगर्दी की मजम्मत की है? एक बयान दिखा दें शाहजेब, एक बयान दिखा दें दहशतगर्दी के खिलाफ उसने अगर जेल में से दिया हो। सारी दुनिया के हर चीज पे कमेंट करता है, लेकिन दहशतगर्दी पे नहीं कमेंट करता। आप बताएं मुझे। देखिए, अभी अकोड़ा खटक में हमला हुआ, पाड़ा चनार में जो वाकयात हुए, उसमें दहशतगर्दी की उन्होंने मजम्मत की, मगर फिर उन्होंने दोबारा रियासती इदारों पर सवालात उठाए, उनके किरदार पर सवालात उठाए। वो दहशतगर्दी पर यह कमेंट तो करते हैं ना कि दहशतगर्दी इसलिए बढ़ रही है कि रियासती इदारों की तरजीहात में दहशतगर्दी से निपटना नहीं है। कंडेम करें, हिस्सा डालें। उनके सूबे जो मेन सूबा जो इस वक्त टारगेट है, उसमें उनकी हुकूमत है। कंडेम करें, सारा पाकिस्तान जो है शाने से शाना मिला के खड़ा होकर मुकाबला करे उसका। इनका शाना मिसिंग है उस जंग के अंदर। दे आर नॉट देयर, दे आर एब्सेंट। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हमने इस पर दावत दी है प्रोग्राम में आने की, वो नहीं आए हैं प्रोग्राम में। वो अब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं उन बातों पर जो ख्वाजा साहब ने की हैं। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं।
मुल्क में चीनी की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जबकि चीनी की बरामद और दरामद से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात इस हुकूमत के एक स्कैंडल की खबर दे रहे हैं। हुआ वही है जो होता रहा है, यानी पहले चीनी ज़्यादा होने का बताकर चीनी मुल्क से बाहर भेज दी गई और कहा गया कि मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा नहीं होने दिया जाएगा। 140 रुपये फ़ी किलो रेट रहेगा और अब चीनी महंगी होकर 180 रुपये फ़ी किलो हो गई तो खाम चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने की बातें हो रही हैं। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता जून से अब तक उठाए गए हुकूमती इक़दामात पर भी सवालात उठ रहे हैं। हम बात करेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट शम्सुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शम्सुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अगेन एक और हुकूमत, एक और स्कैंडल इशू, वही चीनी का बरामद कर दी, कहा गया कीमत नहीं बढ़ने देंगे और कीमत आसमान को पहुंच गई, फिर दरामद की बातें हो रही हैं। साहब, ये कहाँ हुकूमत से कोताही हुई कि ये इस वक्त जो मार्केट में हो रहा है, हालांकि हुकूमत ने दावा कुछ और किया था? देखें जी शाहजेब साहब, आप भी कई सालों से इसको कवर कर रहे हैं, मैं भी इसके ऊपर कोई 2009 से चीनी पे बात कर रहा हूँ। जब तक बुनियादी तौर पर चिप बनाने वाले जो होते हैं, जो पिच बनाने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो पिच सही नहीं बनाते तो जो मैच का रिजल्ट है वो आपके सामने आता है। इसमें खराबी सबसे बड़ी जो है वो खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एक सैब का जो एक अदारा है, शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो है, जो उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर भी आता है, वहाँ से ख़राबी शुरू होती है। पहले जुलाई के अंदर 1 लाख टन की चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और ये खदशात थे कि चीनी की पैदावार कम होगी, इसलिए 1 लाख टन दी गई। उसके बाद फिर जब इनके पास रिपोर्ट पोजीशन आ गई तो उन्होंने अक्टूबर के अंदर कोई 5 लाख टन की चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी और वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ देने का, क्योंकि जब 1 लाख टन की आपकी क्वांटिटी अलाउ की गई थी तो उस वक्त तक चीनी दिसंबर में 116 रुपये के किलो के करीब मार्केट में मिल पे बिक रही थी। लेकिन जैसे ही ये चीनी 5 लाख टन की आई और साथ में फिर इन्होंने खबरें रिपोर्ट्स भी दी कि गन्ने की पैदावार कम होगी, चीनी की पैदावार कम होगी और 2-3 मरतबा रिवाइज डेटा रिलीज किया गया मार्केट में और शुगर इंडस्ट्री ने भी इसके अंदर अपने फिर बहती गंगा के अंदर हाथ धोए। उन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की जिससे उन्होंने बताया कि जी चीनी कम हो गई। तो जो सट्टा माफिया, आपको पता है कि बुनियादी एलिमेंट है पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ाने का और इस एक प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है उसका फ़ायदा उठाने के लिए वो मार्केट के अंदर वापस आ गया और सट्टा होना शुरू हो गया। हुकूमत को अगर इसको सही करना है तो फिर इसका बेहतरीन हल यह है कि आपने जिस तरह से गंदुम की मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर दी, जिस तरह से आप मार्केट की प्रोक्योरमेंट से निकल गए, उस तरह से शुगर की पूरी ट्रेड को, पूरे सेक्टर को ओपन आउट कर दें। इसके अंदर से आप ना ही कोई लाइसेंसिंग का इशू रखें कि जी शुगर इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आके इंडस्ट्री लगाए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की उसकी इजाज़त होनी चाहिए। अगर इंपोर्ट मार्केट में चीनी पैदावार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट हो जाएगी, अगर महंगी होती है मार्केट में तो इंपोर्ट हो जाएगी। ये पॉलिसी खुली रखी जाए तो पाकिस्तान का सेक्टर जो है ये बहुत बड़ा सेक्टर है। और जाहिर है इसमें क्योंकि सियासतदान ऐसे मौजूद हैं जो हर हुकूमत में मौजूद होते हैं। इस हुकूमत में तो खुद शरीफ खानदान की शुगर मिले हैं, जिसकी वजह से ये तो नहीं हो पा रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। नाउ अब जो क्राइसिस है इसमें जो शक्कर इंपोर्ट करने की बात हो रही है, क्या वाकई इतना अक्यूट शॉर्टेज है कि शक्कर दरामद करें? क्या वो हल है कि रिफाइन करने के लिए फिर इन मिल्स को क्या करें? नहीं, देखिए जी, ये जो ब्राउन रॉ शुगर की जो इंपोर्ट की बात की जा रही है, ये भी शुगर इंडस्ट्री की एक मशवरे पे इन्होंने एक ऐलान किया है, क्योंकि आपको पता है कि क्रशिंग अब तकरीबन ख़त्म होने जा रही है। कुछ 15-20 मिलियन जो क्रशिंग कर रही हैं, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो शुगर इंडस्ट्री है वो डिज़ाइन ही नहीं इस पर हुई कि अगर वो रॉ शुगर इंपोर्ट करके रिफाइन करें खलीज शुगर की तरह, वो नामुमकिन है। तो ये सिर्फ एक आई वॉश के तौर पर यह पॉलिसी ऐलान किया गया है कि रॉ शुगर की इंपोर्ट की जाएगी और उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। आज इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो रॉ शुगर की प्राइस 19.08 सेंट पर पाउंड की है और इसी तरह से लाइव लंदन फ्यूचर्स पे $536 की हो चुकी है। तो अगर आप उस पे जाते हैं तो फिर आपको हुकूमत को अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एक अपना बोझ उठाना पड़ेगा कि कुछ 3 लाख टन के करीब शुगर दरामद करे हुकूमत और फिर मार्केट में सस्ती करे। तो ये वही माजी की तरह वही फार्मूले पुराने घिसे पिटे तरीके के थे जिसको दोबारा आजमाया गया और फिर उसी तरह से हुकूमत के ऊपर अब एक स्कैंडल की बात आ रही है। क्योंकि आप इसमें देखें कि बहुत बड़ा अमाउंट को 84 मिलियन टन की आपके गन्ने की पैदावार होती है इस साल हुई और वो तकरीबन आपका जो है 800 अरब रुपए की समझे एक अमाउंट बनता है, जबकि इंडस्ट्री इसको बेच के अगर 160 पे भी एवरेज करते हैं तो वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का अमाउंट हो जाता है। फिर उसके साथ इसकी बाई प्रोडक्ट की सेल है। तो ये तो वो इंडस्ट्री है, प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है, पॉलिटिशियंस की इंडस्ट्री है और उसके अंदर तो कहते हैं 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाली बात है। पाकिस्तान में ना सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ये सियासी ख़ानदान इसमें है, इंडिया में
में भी सियासी खानदान शुगर इंडस्ट्री में है, लेकिन वहाँ की पॉलिसी बेहतर है। वहाँ चीनी में कैसे क्राइसिस नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में हर 1 साल बाद या हर 1 साल छोड़ के आपको क्राइसिस आता है। तो इसको जब तक और इस वक्त जो सूरत हाल है कि क्रशिंग सीजन अभी मुकम्मल तौर पर खत्म भी नहीं हुआ और क्राइसिस हो गया, ये क्राइसिस जेन्युइन है, इस वक्त शॉर्टेज है या ये सारा क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है? देखें जी, ये इंजीनियर्ड क्राइसिस है। 84 मिलियन टन की प्रोडक्शन का जो फिगर 83.5 इन्होंने दी थी ऑफिशियली, अराउंड 84 मिलियन टन थी, तो उसके हिसाब से आपकी चीनी 10% का अगर आप रिकवरी पे बेस जाते हैं तो आपकी 8 मिलियन टन की चीनी, मैं उसको 8 मिलियन भी नहीं कहता, मैं 7 मिलियन पे लेके आता हूं कि 8.33% रिकवरी पे आपकी आती है। तो 7 मिलियन टन आपकी प्रोडक्शन इस साल हुई, 1 मिलियन टन आपके पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पड़े हुए थे, 8 मिलियन टन ये हो गए। अगर आपने 7.5 लाख टन की एक्सपोर्ट कर दी, उसको भी मैं 1 मिलियन गिन लूं, तो फिर भी आपके पास चीनी 1 मिलियन टन की सरप्लस रहेगी। ये हर साल की तरह चीनी में कोई शॉर्टेज नहीं है। हुकूमत अपनी पॉलिसी को सही करे, इंडस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर क्रैकडाउन करे, क्योंकि जितना रेवेन्यू इस सेक्टर से आ रहा है वो आप देखें तो एफबीआर में उतना टैक्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं जा रही। एफबीआर भी अपना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने के बावजूद अगर चीनी को ट्रैक नहीं कर पा रहा, ट्रेस नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारे पास ये शकूक उभरते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। बहुत शुक्रिया शम्स साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। शहबाज हुकूमत का एक स्कैंडल बन रहा है और नज़र आ रहा है कि चीनी की कीमत काबू में नहीं आ रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत और IMF के दरमियान अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और IMF ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो रेवेन्यू बढ़ाए और अपने अखराजात कम करे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक अगले माली साल के अहदाफ पर मुशावरत हो रही है। IMF को बताया गया कि अगले माली साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है। बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए 20 अरब डॉलर से ज़्यादा दरकार होंगे। अगले माली साल मुआशी नमू बढ़कर 4% से ज़्यादा रहने और महंगाई की शरह सिंगल डिजिट तक महदूद रहने की तवक्को है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने राइट साइजिंग इकदाम के तहत सरकारी खजाने पर मजीद बोझ कम करने की यकीन दहानी कराई है और IMF को बताया है कि मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट की पेशकश की जाएगी। शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने IMF को अपना प्लान बता दिया है कि वो मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर रिटायर करेगी। खबर के मुताबिक रेवेन्यू टारगेट हासिल न करने पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और IMF ने इस पर भी सवाल उठाया है कि जो महकमे सूबों के हवाले कर दिए गए हैं, वफाक में उनकी वजारतें रखने की क्या मंतक है। ज़राए ने बताया है कि कैबिनेट डिवीजन ने IMF को बताया कि गवर्नमेंट का साइज कम करने के लिए एक्शन लिए जाएंगे और बताया गया कि हुकूमत सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम करने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जा सकता और उसकी मुलाजमत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ज़राए के मुताबिक IMF ने सवाल उठाया कि वजारत तालीम और वजारत सेहत जैसे महकमे जब आइन के तहत सूबों के हवाले कर दिए गए हैं तो फिर वफाक में ये वजारतें क्यों हैं। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद वज़रा और वज़राए मुमलिकत भर्ती करके अपनी काबीना का साइज 50 से ऊपर पहुंचा दिया है। सिर्फ वजारत दाखिला को 3 अशखास चला रहे हैं। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और परवेज़ खटक मुशीर दाखिला हैं। इसी तरह सेहत का शोबा सूबों के पास है, मगर इस महकमे में भी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत लगा दिए गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर सेहत हैं और मुख्तार अहमद मलिक वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत हैं। जबकि जंग उर्दू न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने सूबों की जानिब से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इकट्ठा करने पर नरमी दिखाई है और इस बात का इम्कान है कि अगले माली साल में 1 जुलाई से सूबों को एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का टारगेट देते हुए माजी से इस्तिस्ना दे दिया जाए। IMF ने इस हवाले से सूबों से प्लान की तफसीलात मांगी है। मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक सूबों से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मद में रेवेन्यू इकट्ठा करने का 880 अरब रुपए का पोटेंशियल मौजूद है। दूसरी जानिब हुकूमत ने सोलर बिजली के सारिफीन के हवाले से अहम फैसला किया है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में हुआ है और इजलास के एलामिया के मुताबिक सोलर सारिफीन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर की गई है। सोलर सारिफीन से बिजली 10 रुपये फी यूनिट खरीदने का फैसला मार्केट हालात के मुताबिक किया गया है। इस फैसले का इतलाक नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। पहले से सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। नए सोलर पैनल लगाने वाले सारिफीन से बिजली 10 रुपये फी यूनिट के रेट पर खरीदी जाएगी। दिसंबर 2024 में सोलर सारिफीन की तादाद 2,83,000 हो गई, जो कि अक्टूबर में 2,26,440 थी। कमेटी को बताया गया कि दिसंबर 2024 में सोलर से पैदा की गई बिजली 4,321 मेगावाट हो गई, जो 2021 में 321 मेगावाट थी। एलामे के मुताबिक सोलर बिजली की वजह से ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली सस्ती करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन में से 80% का ताल्लुक 9 बड़े शहरों से है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे।
सिर्फ चंद हफ्ते पहले 5 फरवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गजा पट्टी को अमरीकी कब्जे में लेने और वहाँ के फ़लस्तीनियों को दूसरी जगहों पर मुंतकिल करने की मुतनाज़ तजवीज़ पेश की थी। और इससे पहले भी वो मुतअद्दिद बार सहाफ़ियों से इस तजवीज़ का जिक्र कर चुके थे। ट्रंप इस हवाले से काफ़ी पुरएतमाद थे कि उर्दन और मिस्र जैसे हमसाए मुमालिक फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह देंगे। हालांकि मिस्र और उर्दन ट्रंप की तजवीज़ सामने आने पर इब्तिदा में ही इसे सख्ती से मुस्तरद कर चुके थे। इसके अलावा हमास और ईरान समेत दीगर अरब मुमालिक ने भी ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था और इसराइल के सिवा बाकी आलमी बरादरी ने भी इस तजवीज़ पर तशवीश का इजहार किया था। और ट्रंप की इस मुतराज़ तजवीज़ को मुमकिना तौर पर 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लेंजिंग करार दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप अपनी तजवीज़ पर कायम थे और उनको यकीन था कि मिस्र और उर्दन उन्हें इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ममालिक को अमरीका से काफ़ी इमदाद मिलती है। मगर अब ऐसे लग रहा है कि मिस्र और उर्दन से मस्बत जवाब न मिलने के बाद और मिस्र की जानिब से गजा की तामीर नौ का एक और मनसूबा सामने आने और अरब ममालिक की जानिब से उसकी तायीद के बाद ट्रंप खुद ही अपने मंसूबे से पीछे हटने लगे हैं और बज़ाहिर गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के ट्रंप के इरादे बदल रहे हैं। बुध को ओवल ऑफिस में आयरलैंड के वज़ीर आज़म माइकल मार्टिन और सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान जब एक सहाफ़ी ने गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने का सवाल पूछा तो ट्रंप ने जवाब दिया कि फ़लस्तीनियों को कोई बेदखल नहीं कर रहा है। What about the president's plans to expel Palestinians out of Gaza? Are you discussing that with him and giving him your... Nobody's expelling any Palestinians. I don't know. Who are you with? I'm with Voice of America, sir. Oh, no wonder. Okay, Voice of America. सदर ट्रंप की गजा से मुतालिक पॉलिसी में इस मस्बत तब्दीली को मिस्र और हमास ने खुशाइंद करार दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने सदर ट्रंप की गजा से फ़लस्तीनियों की मुस्तकिल बेदखली के मुजवज़ा मंसूबे से बज़ाहिर पीछे हटने के बयान का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये एक मस्बत पेशरफ्त है और अमरीका को इस पॉलिसी मौक़िफ़ को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहिए ताकि इसराइल जंगबंदी मुआहिदों की तमाम शराइत पर अमल करे। इसी तरह मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने भी ट्रंप के इस बयान को सराहते हुए कहा है कि सदर ट्रंप का यह मौक़िफ़ गजा में इंसानी सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत के इदराक और मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और पायदार हल की अहमियत को ज़ाहिर करता है। गजा से मुतालिक ट्रंप के मौक़िफ़ में बज़ाहिर तब्दीली ऐसे वक्त में सामने आई है जब बुध को ही कतर में उनके खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ़ की अरब वज़राए ख़ारजा से गजा की तामीर नौ पर मुलाकात हुई थी। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस मुलाकात के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि स्टीव विटकॉफ़ से होने वाली इस मुलाकात में कतर, उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा समेत फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल शरीक थे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अरब वज़राए ख़ारजा ने ट्रंप के नुमाइंदे के साथ गजा की तामीर नौ के मिस्री मंसूबे पर तबादला ख्याल किया है और उन्होंने स्टीव विटकॉफ़ के साथ मिस्री मंसूबे पर मुशावरत और हम आहंगी जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है ताकि ये गजा में तामीर नौ की कोशिशों की बुनियाद बन सके। वाज़ेह रहे कि 4 मार्च को काहिरा में होने वाले अरब ममालिक के इजलास में मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए 53 अरब डॉलर्स की लागत का एक मंसूबा पेश किया था जो कि ट्रंप की तजवीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसके तहत फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल भी नहीं किया जाएगा। मिस्र की जानिब से पेश करदा ये मंसूबा आर्जी इक़दामात, तामीर नौ और गवर्नेंस के 3 बड़े मराहिल पर मुश्तमिल है और इस मंसूबे का पहला मरहला तकरीबन 6 माह तक जारी रहेगा जबकि अगले 2 मराहिल 4 से 5 सालों में मुकम्मल होंगे। इस मंसूबे का मकसद गजा की तामीर नौ करना है जिसे इसराइल ने तकरीबन मुकम्मल तबाह कर दिया है। अरब लीग के इजलास में बाकी अरब ममालिक ने भी इस मंसूबे की तौसीक कर दी थी। फिर 8 मार्च को 57 रुकनी इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने भी जद्दा में होने वाले एक हंगामी इजलास के दौरान इस मंसूबे को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया था। OIC के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार शरीक थे। इसके अलावा गजा में जारी हालिया जंगबंदी को मज़ीद वुसअत देने के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। इसी सिलसिले में ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ़ दोहा गए थे जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात से इसराइली वफ़द भी दोहा में ही है। इन मुज़ाकरात में इस बात पर बहस हो रही है कि अब आगे क्या होगा और क्या जंगबंदी में तौसी की जाएगी या नहीं। और इस हवाले से अमरीका ने तजवीज़ पेश की है कि जंगबंदी में मज़ीद 60 दिनों की तौसी होनी चाहिए और इसके बदले में 10 यरगमालियों को रिहा किया जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। LRBT यानी लेटन रहमतुल्लाह बेनेवलेंट ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है जो 40 साल से लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी डाल रहा है और मुल्क भर में आँखों के मरीज़ों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराम कर रहा है। ये इदारा पाकिस्तान में आँखों का सबसे बड़ा फ्री आई केयर नेटवर्क है जो वफाकी या सूबाई हुकूमतों के किसी भी इदारे से बड़ा है। LRBT का नेटवर्क पाकिस्तान के 86% हिस्से तक फैला हुआ है और कोई भी शख्स मुल्क के किसी भी हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की ड्राइव करके LRBT तक पहुँच सकता है। इस इदारे के पास जदीद तरीन मशीनें और माहिर डॉक्टरों की टीम है। इस ट्रस्ट की बुनियाद 1984 में
ग्राहम लेटन और ज़का रहमतुल्लाह ने 10 लाख रुपए से रखी थी और एक मोबाइल यूनिट से इसका आगाज़ हुआ जिसका मकसद लोगों को आंखों के मुफ्त इलाज की सहूलत मुहैया करना था। इसी मकसद के साथ ये इदारा तरक्की करता गया। आज इस इदारे के तहत जदीद साजो सामान से लैस 20 अस्पताल और 61 क्लिनिक्स हैं, जिसमें से 20वां अस्पताल गुज़िश्ता साल अप्रैल में आवाम के लिए खोला गया है। LRBT मुखय्यर हजरात के ताउन से चलने वाला आंखों के मुफ्त इलाज का एक मुस्तनद इदारा है जो रंगो नस्ल, ज़बान और मजहब की तफरीक के बगैर लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान भर से मुस्तहिक लोग आंखों के इलाज के लिए LRBT का रुख करते हैं। यहाँ न सिर्फ आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती हैं, बल्कि मुस्तहिक मरीजों की हाई लेवल की सर्जरी भी बिना किसी मुआवजे की जाती है। LRBT अब तक तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख से ज़ायद लोगों का इलाज कर चुका है और इसके आगाज़ से अब तक 57 लाख से ज़ायद लोगों की सर्जरीज हो चुकी हैं। यहाँ रोज़ाना तकरीबन 10,000 से ज़ायद मरीज़ आते हैं। सालाना 30 लाख से ज़्यादा मरीज़ LRBT की सहूलियात से इस्तेफादा करते हैं और रोज़ाना कमोबेश 1000 और सालाना तकरीबन 3 लाख सर्जरीज की जाती हैं मुल्क भर में। LRBT इस उसूल के साथ लोगों को रोशनी का तोहफ़ा दे रहा है कि कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए बीनाई से महरूम ना हो जाए कि वो इलाज के अखराजात नहीं उठा सकता। अगर आप भी LRBT का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो LRBT से ताउन कीजिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।